हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हाउ। हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जीडीएच। लेकिन अगर ये आपका किसी भी जुडिशरी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लॉ को हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने लास्ट में कवर कर लिया था सेक्शन 170 तक, अब आज करेंगे हम सेक्शन 171। देखिए, हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो रेंट जो है, पहले रेंट रेट डिसाइड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसको असेस कर रहे हैं सेटलमेंट ऑफिसर। अब टेनेंट है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है रेंट को तो उसको पे करना होगा, और अगर वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं रेंट पे नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा कि उसको जो वो होल्डिंग है उसको खाली करनी होगी, जमीन खाली करनी होगी। जमीन खाली हो गई है तो किसी और पर्सन को जो है हम एज अ टेनेंट उसको दे सकते हैं। फिर सेक्शन 171 ये कह रहा है कि अगर जो टेनेंट है ना तो उसने रिफ्यूज किया है रेंट कि मैं इतना रेंट पे नहीं करूंगा, ना तो वो बात को रिफ्यूज कर रहा है, तो फिर हम ऐसा मान लेंगे जब आपने रिफ्यूज नहीं किया है इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है। So if tenant does not refuse to accept the rent under section 168, he shall be deemed to have accepted it and shall pay rent under section 167. अगर किराएदार सेक्शन 168 के अनुसार किराया स्वीकार करने से मना नहीं करता है तो माना जाएगा कि उसने किराया स्वीकार कर लिया है और उसे सेक्शन 167 के अनुसार भुगतान करना होगा। अब देखिए, सेक्शन 172 किस बारे में बात करता है? रेंट नॉट लायबल टू वेरिएशन ड्यूरिंग सेटलमेंट। अब देखिए, अब कोई जो रेंट फिक्स हुआ था अंडर सेक्शन 166 शैल नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द सेटलमेंट पीरियड। अब जब सेक्शन 166 के तहत जो किराया है अगर वो तय किया गया है तो अब वो किराया सेटलमेंट अवधि के दौरान नहीं बदला जा सकता, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट और राजस्थान टेनेंसी एक्ट। ठीक है, अगर राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अगर तहत बदल रहा है कोई एक्ट तब एक अलग बात है, या फिर इस एक्ट के तहत राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अगर चेंज हो रहा है तब अलग बात है। नहीं तो फिर अब एक बार रेंट अगर फिक्स हो गया तो अब उसको सेटलमेंट पीरियड में क्या है उसको बदला नहीं जा सकता। फिर है सेक्शन 173 प्रिपरेशन ऑफ वाजिब उल अर्ज, जिसको हम दस्तूर गवाही भी कहते हैं। अब देखिए, सेटलमेंट ऑफिसर क्या प्रिपेयर करेंगे? सेटलमेंट ऑफिसर प्रिपेयर करेंगे वाजिब उल अर्ज या फिर दस्तूर गवाही हर विलेज के लिए। ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर प्रत्येक गांव के लिए वाजिब उल दर्ज या दस्तूर गवाही जो है उनको तैयार करेगा। ठीक है, इट शैल रिकॉर्ड। अब देखिए, इसमें ये जो वाजिब उल अर्ज है तो इसमें क्या क्या बातें रिकॉर्ड करेंगे सेटलमेंट ऑफिसर? देखिए, ऑल सेसेस पेबल बाय टेनेंट्स ऑन लैंड ऑक्यूपेशन। अब क्या जो किराएदार हैं उनके द्वारा भूमि का जो वो उपयोग कर रहे हैं किराएदार, उस पर दिए जाने वाले सभी अतिरिक्त कर, ठीक है, जो भी क्या है सेसेस हैं उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा इस दस्तूर गवाही में। ठीक है, जो अतिरिक्त कर है भूमि किराएदारों द्वारा भूमि के उपयोग पर दिए जाने वाले, जब वो लैंड को यूज कर रहे हैं और उस पर क्या है जो सेसेस दे रहे हैं उन सेसेस को इसमें लिखा जाएगा वाजिबुल अर्ज में। और क्या लिखा जाएगा? विलेज के कस्टम्स रिगार्डिंग कॉमन लैंड प्रोड्यूस एंड विलेज साइट। तो जो गांव की भूमि है, उत्पादन है और ग्राम स्थल से जुड़े जो रिवाज हैं उनको इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, राइट्स लाइक इरिगेशन वे एंड अदर ईजमेंट्स, ठीक है, सिंचाई रास्ते और अन्य अधिकार, ये सब भी इसमें लिखे जाएंगे। ये वाजिब उल जो है वाजिब उल अर्ज जब तैयार हो रहा है तो उसमें ये सब बातें लिखी जा रही हैं। अदर मैटर्स रिलेटेड टू विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एड एज रिक्वायर्ड बाय रूल्स, गांव प्रशासन से संबंधित अन्य आवश्यक बातें भी इसमें लिखी जाएंगी। और अब इसका सबसेक्शन 3 कहता है सेटलमेंट ऑफिसर शैल फिक्स डेट एंड टाइम टू रीड इट टू विलेजर्स एंड गिव 7 days नोटिस। अब सेटलमेंट ऑफिसर इस वाजिब उल अर्ज में जो भी चीजें लिखी गई हैं इसको गांव वालों को पढ़कर सुनाने के लिए तारीख तय करेगा कि बताइए किस दिन मैं इसको पढ़ के सुनाऊं, और 7 दिन पहले सूचना देगा कि अब हम आपको इसके बारे में क्या है बताने वाले हैं। डॉक्यूमेंट शैल बी रीड इन प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स। अभी जो दस्तावेज है उसको गांव वालों की उपस्थिति में पढ़ा जाएगा। अब जो भी ऑब्जेक्शन है उनको रेज करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन जो रेज हुए शैल बी रिकॉर्डेड एंड डिसाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफिसर एंड डिसीजन शैल बी फाइनल। एमसीक्यू आपका यहाँ से बनेगा। अगर कोई आपत्ति उठाता भी है तो सेटलमेंट ऑफिसर उसको पहले रिकॉर्ड करेगा, उस पर निर्णय दे रहा है। अब देखिए, सेटलमेंट ऑफिसर डिसाइड कर रहा है जो वाजिब उल अर्ज पर अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है उसको डिसाइड सेटलमेंट ऑफिसर कर रहे हैं। ठीक है, और इनका डिसीजन फाइनल होगा। फिर है प्रिजम्पशन ऑफ एंट्रीज। जो भी एंट्रीज वाजिब उल अर्ज में लिखी गई हैं
उसको क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये बिल्कुल सही है, जब तक कि उन्हें गलत साबित ना कर दिया जाए। अब देखिए जो टर्म क्या होता है सेटलमेंट पीरियड का, तो सेटलमेंट पीरियड जो होता है उसकी अवधि होती है 20 साल। ठीक है, इसका प्रोविजो ये कहता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है इस टर्म को, जो डिपेंड करेगा कंडीशंस पर कि पॉपुलेशन कितना, जो पॉपुलेशन उसका प्रेशर कितना है। ठीक है, कल्टीवेशन देखी जाएगी, स्पेशल रीजन, तो वैसे कितना है 20 साल, और लेकिन चेंज भी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। सेक्शन 175 ये क्या बात करता है, कमेंसमेंट ऑफ सेटलमेंट टर्म। ये जो सेटलमेंट टर्म है वो स्टार्ट कब से होगा, तो वो तब से स्टार्ट होगा जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। ठीक है, इसके एमसीक्यूज है। इफ टेनेंट डज नॉट रिफ्यूज रेंट, अगर टेनेंट ने रेंट को रिफ्यूज नहीं किया तो उसका इफेक्ट क्या है, डीम्ड एक्सेप्टेंस, हम ये मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ड्यूरिंग सेटलमेंट पीरियड क्या रेंट चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कुछ लॉ एक्सेप्ट, वो दो चीजें, दो लॉज बताए थे मैंने आपको, अंडर दिस एक्ट और या फिर राजस्थान टेनेंसी एक्ट, उसके तहत हो सकते हैं। जो वाजिब उल अर्ज होता है उसको कौन प्रिपेयर करते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर करते हैं। सेटलमेंट जो होता है वो कितने टर्म का होता है, वो 20 साल का होता है। जो एंट्रीज होती है वाजिब उल अर्ज में वो कैसी होती है, उनको माना जाएगा कि वो करेक्ट है। अब देखिए टर्मिनेशन ऑफ सेटलमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है दैट अ सेटलमेंट शुड बी एंडेड before its expiry due to fall in prices, inequalities in rent rates, or any other sufficient reason, it may declare termination of settlement and order settlement। क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो 20 साल का होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट को लगा 15वें साल में ऐसा कि नहीं इस सेटलमेंट पीरियड को भी खत्म कर दो, जो है खत्म करना चाहिए और दोबारा से एक और रीसेटलमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्राइजेस जो है उसमें फॉल हो रहा है और रेंट रेट्स में इनइक्वालिटी हो रही है, और कोई भी सफिशिएंट रीजन हो तो फिर उसको क्या टर्मिनेट किया जा सकता है। और देखिए आफ्टर डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट शैल इशू अनदर नोटिफिकेशन terminating the settlement and bring the area under resettlement operation। अब घोषणा के बाद सरकार क्या करेगी, दूसरी अधिसूचना को जारी करके सेटलमेंट समाप्त करेगी। पहली बात तो क्या है कि ऐसे गवर्नमेंट को लग रहा है, ठीक है, तो वो डिक्लेयर करेगी कि टर्मिनेशन होगा सेटलमेंट का, फिर क्या होगी दूसरी नोटिफिकेशन करेगी, अब वो इसमें सेटलमेंट को टर्मिनेट कर देगी और अब जो अलग अलग क्षेत्र है उसकी रीसेटलमेंट के अधीन ले आएगी। फिर सेक्शन 176 का ए, interim relief during resettlement, when an area is brought under resettlement the state government may grant interim relief to tenant on such condition as think fit। ये सेक्शन कहता है कि जब किसी क्षेत्र को रीसेटलमेंट में वापस लिया जा रहा है तो सरकार किराएदारों को अंतिम राहत दे सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरिम रिलीफ की बात हो रही है। जब रीसेटलमेंट हो रहा है दोबारा से तो कुछ तो रिलैक्सेशन मिलेगा ना, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इन सच केसेस इट मे ऑल्सो बी डिसाइडेड दैट इकोनॉमिक सर्वे अंडर सेक्शन 148 इज नॉट नेसेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्थिति में जो आर्थिक सर्वेक्षण जो हम करते हैं सेक्शन 148 में, गवर्नमेंट ये भी कह देगी कि इसको करना जरूरी नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक सर्वे नहीं करना है। ठीक है, जो टेन्योर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेटलमेंट, अगर जो सेटलमेंट है after expiry of settlement tenants shall continue to hold land on old settlement condition until new settlement is made। अब देखिए क्या है, सेटलमेंट समाप्त हो गई, 20 साल खत्म हो गया, तो क्या अब जैसे 20 साल उनकी जो सेटलमेंट पीरियड है वो समाप्त हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनको अपनी जो टेनेंट्स है वो अपनी लैंड को खाली कर दो, नहीं, वो अभी भी लैंड पर कंटिन्यू करेंगे और जो ओल्ड सेटलमेंट कंडीशन है उनको ही फॉलो करेंगे जब तक कि नई सेटलमेंट ना हो जाए। फिर सेक्शन 177A, इंक्रीज इन रेंट ऑफ इरिगेटेड लैंड। ये सेक्शन ये कहता है इफ लैंड असेस्ड एज अनइरिगेटेड बिकम्स इरिगेटेड। जब लैंड को असेस किया गया था, उस पे जब लैंड को असेस किया गया था, जब रेंट लगाया गया था, उस टाइम पे वो जो लैंड थी वो अनइरिगेटेड थी, लेकिन बाद में वो इरिगेटेड हो गई ड्यू टू, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैनल लेकर आए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब टेनेंट मस्ट पे इनहैंस रेंट ऑफ रुपीज 1.50 पर बीघा और नहरी रेट्स इफ एप्लीकेबल। देखिए अनइरिगेटेड लैंड थी, कम हमने रेंट असेस किया आपकी लैंड पर, अब क्योंकि गवर्नमेंट की कैनल वहां पर आ गई है, अब आपकी अनइरिगेटेड लैंड हो गई है इरिगेटेड। अब टेनेंट आपको एनहेंस रेंट देना पड़ेगा, जो रेंट आप दे रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ा के देना पड़ेगा। कितना है वो 1.50 पर बीघा, या फिर जो नहरी रेट्स अगर वहां पर है तो उसके उसके अकॉर्डिंग। फिर है इसका सबसेक्शन 2, टेनेंट में रिफ्यूज इनहेंस रेंट विद इन 13 डेज। टेनेंट भाई कह रहा है नहीं मैं तो ये रेंट इनहेंस करके दूंगा ही नहीं, आप ये बोल रहे कि मेरी जो इरिगेटेड लैंड है वो इरिगेटेड हो गई, ऐसा हुआ ही, ये कैनल बेशक आ गई है लेकिन नहीं उसका वो उसकी फर्टिलिटी जो है नहीं इंक्रीज हुई है, तो फिर क्या होगा, तो अगर वो ऐसा कह रहा है कि मैं इस जो है इनहेंस रेंट को नहीं दूंगा,
और वो रिफ्यूज कर रहा है तो उसको रिफ्यूज करना है तो फिर 30 दिन के अंदर आप बता दो, सेक्शन 169 अप्लाई हो जाएगा और टेनेंट साहब आप लैंड को वैकेट कर दो, ठीक है। उसे जमीन खाली करनी होगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो रेंट जो एनहांस हो गया भर दो उसको, ठीक है। दिस प्रोविजन ओवरराइड्स ऑल अदर लॉज रूल्स ऑर्डर टू कस्टम, इस बात को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। प्रावधान सभी अन्य कानूनों आदेशों और रिवाजों पर प्रभावी होगा, मतलब ये जो बात है इसके सामने और दूसरी कोई बात नहीं, अगर इसने ये बात कह दी है तो फिर यही चलेगी, ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है सिर्फ जहां पर मैं हूं तो फिर वहां पर कोई नहीं होता है, ठीक है। हु कैन टर्मिनेट सेटलमेंट बिफोर एक्सपायरी, कौन टर्मिनेट कर सकता है सेटलमेंट को, तो हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। टर्मिनेशन ऑफ सेटलमेंट जो होता है वो कैसे किया जाता है, तो उसको आपको नोटिफाई करना होता है, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेटलमेंट जो टेनेंट है वो क्या करते हैं, वो ओल्ड सेटलमेंट कंडीशन के तहत होल्डिंग पर जो लैंड है उसको होल्ड करके रखते हैं। एडिशनल रेंट कितना होता है, इरिगेटेड जो लैंड है उस पर आप एडिशनल रेंट लगा रहे हैं, इनहांस करके लगा रहे हैं, तो 1.50 पर बीघा। अगर टेनेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो इनहांस रेंट नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा, तो ठीक है आपकी जो होल्डिंग है उसको खाली कर दीजिए। फिर सेक्शन 178 शॉर्ट टर्म सेटलमेंट, ये सेक्शन कहता है when the settlement period fixed for a local area is a shorter than the district settlement and expires, the collector or settlement officer shall assess rent for that area as per rules। ये सेक्शन कहता है जब किसी स्थानीय क्षेत्र की सेटलमेंट अवधि जिले की सेटलमेंट से कम होती है, समझ रहे हैं आप, कोई स्थानीय क्षेत्र है, ठीक है, उसकी जो सेटलमेंट अवधि है, ठीक है, जो उसका पीरियड फिक्स किया गया है, किसी लोकल एरिया का जो सेटलमेंट पीरियड जो फिक्स किया गया है वो कम है डिस्ट्रिक्ट की सेटलमेंट से, ठीक है, और वह फिर क्या है समाप्त हो जाती है, या फिर तो कलेक्टर या सेटलमेंट ऑफिसर नियमों के अनुसार किराया तय करेगा। तो फिर कैसे जो है रेंट को असेस किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा, फिर कलेक्टर और सेटलमेंट ऑफिसर तय करेंगे एज पर रूल्स। फिर है एलुवियन एंड फ्लूवियल चेंजेस, देखिए ये सेक्शन बात करता है अगर कोई लैंड जो है ऐड हो जाती है होल्डिंग में ड्यू टू रिवर डिपॉजिट्स, जिसको हम एलुवियन कहते हैं, मे बी असेस टू रेंट बाय कलेक्टर और सेटलमेंट ऑफिसर, कभी नहीं छोड़ेंगे हम आपको, आपसे हर बार अगर कोई जगह आप कोई भी थोड़ी सी भी जगह अगर आपकी लैंड में ऐड हो रही है रिवर डिपॉजिट्स के कारण, तो वो जो लैंड जो आपकी होल्डिंग में ऐड हो रही है ना उसका भी आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे आपकी कोई लैंड है, ठीक है, वो नदी के किनारे है, अब जब क्या हुआ, अब नदी थोड़ा सा पीछे हट गई तो आपकी लैंड और बढ़ गई है और वो नदी वाला एरिया आपके में आ गया, अब उसका भी रेंट पे करना है आपको, ठीक है। तो नदी द्वारा जमा की गई जो नई भूमि है, नदी द्वारा जमा की गई जो नई भूमि है जिसको अवसाधन कहते हैं, पर कलेक्टर या सेटलमेंट ऑफिसर किराया तय कर सकता है। if cultivable land is reduced due to river action or other reason, assessment may be revised। यदि नदी के कारण खेती योग्य भूमि कम हो जाती है, ऐसे भी तो सकता है लैंड है आपकी साथ में वो जो है एक नदी है, लेकिन अब वो जो नदी है वो आपकी लैंड पर आ गई है, तो अब क्या होगी, आपकी तो नदी के कारण जो आपकी जिस पर आप खेती कर रहे थे वो भूमि कम हो गई, तो फिर किराए का पुनः मूल्यांकन भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसका थर्ड, इफ लैंड यूज चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चरल और वाइस वर्सा रेंट में भी रिवाइज, अगर आप जो भूमि का उपयोग कृषि से गैर कृषि हो रहा है या गैर कृषि से कृषि की ओर हो रहा है तो फिर किराया भी उसके अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। एनी रिवीजन शैल नॉट बी फाइनल अनलेस अप्रूव्ड बाय सेटलमेंट कमिश्नर, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे जो कलेक्टर है सेटलमेंट ऑफिसर है ये रेंट को असेस कर रहे हैं, किराया तय कर रहे हैं, लेकिन इनका फाइनल नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 4 ने कह दिया जो ये रिवीजन कर रहे हो ना आप, जो भी रेंट में रिवीजन कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, ये फाइनल नहीं है जब तक कि सेटलमेंट कमिश्नर इसको अप्रूव ना कर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अर्बन रेट लिवाई, ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज एडिशनल अर्बन रेट्स ऑन डेवलप्ड अर्बन एरियाज इन एडिशन टू रेंट, ठीक है। तो अब राज्य सरकार क्या कर सकती है, जो विकसित शहरी क्षेत्रों पर क्या है अतिरिक्त शहरी दरें लगा सकती है, क्योंकि आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो आप उतना तो क्या कहते हैं रेंट पे नहीं करेंगे क्योंकि आप रह रहे हैं अर्बन एरिया में, तो फिर आप जो रेंट तय हुआ है उसके एडिशन में भी आपको हम क्या है अर्बन जो एडिशनल अर्बन रेट्स आप पर लगा सकते हैं क्योंकि आप डेवलप्ड एरिया में रहते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 181 पेंडिंग प्रोसीडिंग आफ्टर सेटलमेंट, ये सेक्शन कहता है व्हेन सेटलमेंट ऑपरेशन क्लोजेस, ठीक है, इफ when settlement operation close
पेंडिंग केसेस शैल बी ट्रांसफर टू कलेक्टर हु विल एक्ट एज सेटलमेंट ऑफिसर। देखिए कलेक्टर साहब कैसे एक्ट कर रहे हैं सेटलमेंट ऑफिसर के जैसे, जैसे कि अगर सेटलमेंट समाप्त होने के बाद जो लंबित मामले हैं अब उनको कलेक्टर को भेजा जाएगा, क्योंकि अब देखिए जो सेटलमेंट ऑपरेशन है वो बंद हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब सेटलमेंट समाप्ति हो गई है तो कुछ पेंडिंग केसेस तो होंगे, अब उनको किसके पास भेजें, क्योंकि सेटलमेंट ऑपरेशंस तो बंद हो गए, तो अब वो कलेक्टर को भेज दिया जाएगा और जो सेटलमेंट ऑफिसर की तरह काम करेंगे। अभी कलेक्टर कौन बन गए, अभी बन गए सेटलमेंट ऑफिसर। सेक्शन 182 करेक्शन ऑफ एरर। जो सेटलमेंट ऑफिसर है में करेक्ट एरर्स इन असेसमेंट सर्कल, सॉइल्स और सॉइल क्लासिफिकेशन और रैंक असेसमेंट बिफोर फाइनल अप्रूवल, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये जो सारे वन वर्ड है ना, इस तरीके से लिख लेना इस सबके सामने, मैंने जैसे लिख दिया, जब रिवीजन करेंगे ना तो बहुत काम आएंगे ये आपके। अब देखिए सेटलमेंट ऑफिसर क्या है, अंतरिम मंजूरी से पहले गलतियों को भी सुधार सकते हैं। अब सेटलमेंट ऑफिसर क्या कर रहे हैं, मे करेक्ट एरर्स इन असेसमेंट सर्कल, सॉइल क्लासिफिकेशन, रेंट असेसमेंट बिफोर फाइनल अप्रूवल। फिर ये मतलब एरर्स है उनको करेक्ट किया जा सकता है। रिव्यू ऑफ सैंक्शन रेंट रेट, इफ बिफोर क्लोजर ऑफ सेटलमेंट स्टेट गवर्नमेंट फाइंड्स एरर इन सैंक्शन रेट इट में ऑर्डर रिव्यू। तो अगर सेटलमेंट समाप्त होने से पहले ही सरकार को गलती मिलती है तो वह रेंट रेट की समीक्षा का आदेश दे सकती है, और ये सेटलमेंट ऑफिसर शैल प्रिपेयर रिवाइज प्रपोजल एंड सैंक्शन एंड सेक्शन 155 एंड 156 शैल अप्लाई अगेन। ये बहुत सिंपल। देखिए हु असेस रेंट इन शॉर्ट टर्म सेटलमेंट, जब शॉर्ट टर्म सेटलमेंट होता है तो उसमें कौन किराया तय करता है, तो उसमें कलेक्टर सेटलमेंट ऑफिसर तय करते हैं, लेकिन फाइनल अप्रूवल किसका रहता है, सेटलमेंट कमिश्नर का। एल्यूवियल लैंड का मतलब क्या होता है, जब रिवर डिपॉजिट अवसादन भूमि क्या है, जो रिवर डिपॉजिटेड लैंड, ठीक है, बेसिकली एडिशन। रिवर ऑफ रिवीजन ऑफ असेसमेंट इज फाइनल ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ, ये जो रिवीजन ऑफ असेसमेंट कर रहे थे जो कलेक्टर और सेटलमेंट ऑफिसर, वो कब फाइनल है, जब सेटलमेंट कमीशन उस पर अप्रूवल दे देंगे। अर्बन रेंट, जो अर्बन रेट होते हैं वो कैसे इम्पोज होते हैं, तो वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। जो पेंडिंग सेटलमेंट केस होते हैं वो किसके पास जाएंगे, अब जब सेटलमेंट जो है ऑपरेशन बंद हो गए अब वो जाएंगे कलेक्टर के पास, ठीक है। कलेक्टर ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि वो सेटलमेंट ऑफिसर है। अब उसके बाद है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ अ पार्टिबल स्टेट इनटू टू और मोर पार्ट्स ईच हैविंग वन और मोर शेयर्स। विभाजन का मतलब क्या है, जब किसी विभाज्य संपत्ति को, जब आपने संपत्ति को बेसिकली दो या उससे अधिक बांटों में बांट दिया, मतलब आपने पार्टीशन कर दिया, जिनमें प्रत्येक में एक या अधिक हिस्से हों। फिर है पार्टिबल एस्टेट का मतलब क्या है, ऑल एस्टेट्स आर प्रिज्यूम्ड इनडिविजिबल अनलेस प्रूव्ड बाय कस्टम और लॉ टू बी पार्टिबल। देखिए सभी संपत्तियां होती हैं उनको, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितनी भी संपत्तियां होती है जब तक वो क्या है, वो अविभाज्य मानी जाएगी, ठीक है, इनडिविजिबल मानी जाएगी, कि उसका बंटवारा नहीं हो, मतलब उसको बेसिकली डिवाइड नहीं कर सकते, ये प्रिज्यूम किया जाता है जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ये विभाज्य है कि नहीं, इनका पार्टीशन होना जरूरी है। फिर सेक्शन 186 पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम पार्टीशन। अब देखिए एवरी को शेयर ऑफ अ पार्टिबल एस्टेट कैन क्लेम पार्टीशन ऑफ हिज शेयर, बिल्कुल सही बात है, हर सहभागीदार अपनी हिस्सेदारी का विभाजन मांग सकता है। इसका सेकंड क्या कहता है, मल्टीपल को शेयर कैन जॉइंटली अप्लाई, और अगर बहुत सारे जो है सहभागीदार हैं तो वो मिलकर भी क्या कर सकते हैं, एक आवेदन कर सकते हैं अलग अलग करने की बजाय। फिर सेक्शन 187 क्या बात करता है, एप्लीकेशन मस्ट कंटेन prescribed details and be accompanied by certified copy of record of rights and other document। ये सेक्शन कहता है जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन में जब आप जरूरी विवरण करेंगे तो उसमें जो आपके रिकॉर्ड्स है उसकी प्रमाणित कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमें पार्टीशन करना है तो उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की जो एलआरओ साहब तैयार कर रहे थे, ठीक है, और साथ के जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है आपको सब लगाने होंगे। इफ प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज, ठीक है, अगर आपने आपकी संपत्ति जो है वो गिरवी है तो वो दोनों ही मॉर्गेजर और मॉर्गेजी मस्ट ज्वाइन एप्लीकेशन, तो मालिक और गिरवी रखने वाला दोनों को ही आवेदन में शामिल होना होगा, ठीक है। फिर सेक्शन 188 अथॉरिटी फॉर एप्लीकेशन। Application for partition shall be presented to the collector of the district where the estate is situated। जिसका आप पार्टीशन कराने जा रहे हैं ना, तो आपको एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एप्लीकेशन आप लगाएंगे किसके सामने, तो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं ये किसके सामने, कलेक्टर के सामने, और उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के सामने जहाँ पर आपकी वो जो जमीन है, जो संपत्ति वो स्थित है, एस्टेट जो है आपकी सिचुएटेड है। फिर है सेक्शन 189
स्टेट इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, अगर स्टेट आपकी ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेट है आपकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो अब तो जहां पर आप पार्टीशन आपका हो रहा है, ठीक है, इफ स्टेट इज इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, पार्टीशन विल बी डन एज डायरेक्टेड बाय कमिश्नर और बोर्ड। तो अगर देखो अब आपको क्या है, आपकी तो संपत्ति बहुत सारी जिले में है और आपको कलेक्टर को एप्लीकेशन लगानी है, तो फिर अब ऐसे में कैसे आपका जो है स्टेट उसका पार्टीशन हो, तो फिर अब विभाजन ऐसे होगा जैसे कि या तो फिर कमिश्नर डायरेक्ट करेगा या फिर जो बोर्ड डायरेक्ट कर रहा है उसके अनुसार होगा। जब आपकी प्रॉपर्टी एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में तो कलेक्टर कर तो रहे हैं काम, लेकिन फिर जब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर आ जाएंगे कमिश्नर और बोर्ड। फिर है कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स, अगर जो ऑल पार्टीशन क्लेम्स रिलेटिंग टू सेम एस्टेट shall be combined and decided together, अगर एक ही संपत्ति है उससे जो जुड़े हुए सभी दावों को एक साथ सुनकर निर्णय किया जाएगा, ठीक है। अगर एक एस्टेट है उसके ऊपर बहुत सारे क्लेम्स है रिलेटिंग टू पार्टीशन, एक कह रहा है कि मुझे इतना हिस्सा दो, एक कह रहा है ये, एक कह रहा है वो, तो इन सबको हम कैसे सुनेंगे, एक साथ भी सुन सकते हैं। तो हमने सबके क्लेम्स को कंसोलिडेट कर लिया। सेक्शन 191 क्या कहता है, पावर टू स्टे पार्टीशन, कलेक्टर चाहे तो स्टे भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है पार्टीशन अगर कोई सफिशिएंट रीजन एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। और नो पार्टीशन शैल बी अलाउड इफ इट रिजल्ट इन एस्टेट बिलो प्रिस्क्राइब मिनिमम एरिया, और यदि विभाजन से संपत्ति न्यूनतम क्षेत्र से कम हो जाएगी तो अनुमति नहीं जाएगी। अब कोई एक प्रिस्क्राइब मिनिमम एरिया है कि इतनी तो एस्टेट होनी चाहिए, अब अगर आपने डिवाइड कर दिया उसका पार्टीशन कर दिया तो वो उतनी भी मिनिमम नहीं रहेगी, तो फिर पार्टीशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इसको मार्क करते हुए जाना। सेक्शन 192 क्या कह रहा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ पार्टीशन एप्लीकेशन, कलेक्टर क्या इशू करेगा, प्रोक्लेमेशन करेगा टू co-sharer who have not joined application, calling them to appear within 30 to 60 days and raise objection। अब कलेक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, कलेक्टर जो है उन सहभागियों को नोटिस दे रहा है जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है, और उन्हें अब क्या है अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 30 से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन के लिए जो एप्लीकेशन आई है उसको एक प्रोक्लेमेशन भी होगी, ऐसा नहीं कि कोई भी आपके पार्टीशन एप्लीकेशन लगा रहे पार्टी की पार्टीशन की और बात खत्म नहीं, उसका प्रोक्लेमेशन भी होता है। और प्रोक्लेमेशन क्यों किया जा रहा है कि उससे रिलेटेड जो पार्टीज अगर उनको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 30 से 60 दिन के अंदर आप आ जाओ, ठीक है। कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन इज सर्व टू ईच कोशेयर, और प्रत्येक सहभागीदार को क्या है नोटिस की कॉपी दी जाती है। तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ स्टेट, ठीक है। हु इज प्रिज्यूम्ड पार्टिबल, तो कौन सी संपत्ति जो है विभाज्य मानी जाती है, तो कोई भी नहीं, जब तक क्या है अनलेस प्रूव, जब तक प्रूव नहीं हो जाती कोई भी स्टेट को, नो स्टेट इज प्रिज्यूम्ड पार्टिबल। देखो कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आया हो तो। फिर एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन इज फाइल्ड बिफोर, किसके सामने आप पार्टीशन की एप्लीकेशन लगाएंगे, कलेक्टर के सामने। अगर बहुत सारी स्टेट हैं, मतलब जो आपकी संपत्ति है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो डिसीजन किसका होगा, तो कमिश्नर या बोर्ड जैसा बताएंगे वैसा करना है आपको। मिनिमम नोटिस पीरियड कितना है प्रोक्लेमेशन का, तो 30 से 60 दिन नोटिस की न्यूनतम अवधि है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्शन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ टाइटल, अब आपने जब पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन लगी, प्रोक्लेमेशन जारी किया गया, ऑब्जेक्शन है तो बता दो, तो ऑब्जेक्शन अब आया, और ऑब्जेक्शन आया क्वेश्चन ऑफ टाइटल से रिलेटेड। अब क्या, अगर कोई को शेयर आके ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है क्या कि क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप का जो टाइटल है इन्वॉल्व कर रहा है क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप टाइटल विच इज नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कलेक्टर मे टेक एक्शन। तो अब देखिए, अब कोई जो सहभागीदार है वो क्या है, स्वामित्व से जुड़ी आपत्ति उठाता है, ठीक है, टाइटल से जुड़ी आपत्ति उठाता है कि ये कैसे पार्टीशन करवा रहा है, ये कैसे इसका को शेयर हुआ, इसके पास तो इसकी ओनरशिप ही नहीं है, ये कैसे पार्टीशन करवा सकता है, अगर इस तरीके की आपत्ति उठा रहा है, और ये जो टाइटल का जो मामला है ये किसी कोर्ट ने पहले से कभी तय भी नहीं किया है, तो अब ऐसे में कलेक्टर क्या करेगा, तो कलेक्टर क्या करेगा, ये जो पार्टीशन की एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर देगा पार्टीशन एप्लीकेशन इफ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय कोर्ट, ठीक है। अगर कलेक्टर ये कर सकता है, अगर कलेक्टर क्या है, अगर मामला पहले से कोर्ट में तय है तो आवेदन को खारिज कर सकता है, और आस्क पार्टीज टू फाइल सिविल सूट विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। और क्या कहेगा पक्षों को कि 3 महीने के अंदर आप सिविल केस जो है उसको क्या करो, सिविल सूट फाइल कर दो, ठीक है। और या फिर क्या कर सकता है, खुद ही कंडक्ट समरी करके इंक्वायरी भी कर सकता है, या फिर खुद संक्षिप्त जांच कर सकता है। सेकंड कहता है इफ पार्टी डज नॉट फाइल सूट डिसीजन गोज अगेंस्ट हिम, इफ सूट इज फाइल कलेक्टर विल फॉलो सिविल कोर्ट डिसीजन। अब क्या होता है, यदि पक्ष मुकदमा नहीं करता है तो निर्णय उसके खिलाफ होगा, ठीक है, और यदि करता है तो कलेक्टर कोर्ट के
फैसले के अनुसार फिर क्या चलेगा, केस चलेगा। फिर अगर वो क्या है सूट फाइल कर रहा है तो कलेक्टर विल फॉलो सिविल कोर्ट डिसीजन। अब वो जो भी सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कलेक्टर को उसका डिसीजन मानना पड़ेगा। कलेक्टर इंक्वायरी शैल फॉलो सीपीसी प्रोसीजर। अब जो कलेक्टर जांच कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, सीपीसी के थ्रू करेंगे, ठीक है, सीपीसी के अनुसार करेंगे। डिसीजन ऑफ कलेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज सिविल कोर्ट डिक्री एंड अपील लाइज टू डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कलेक्टर का निर्णय है ना वो सिविल कोर्ट की डिक्री मानी जाएगी, समझ रहे हो आप। और अपील फिर कहाँ जाएगी, वो जिला न्यायाधीश या हाई कोर्ट में होगी। तो देख लो आप कलेक्टर साहब की पावर। डिसीजन ऑफ कलेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज सिविल कोर्ट डिक्री, ठीक है, डिक्री है उनका, उनका जो डिसीजन है ना वो सिविल कोर्ट की डिक्री है। और फिर अब उसकी अपील जाएगी सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के पास या हाई कोर्ट के पास, समझ आया। फिर है स्टे ऑफ पार्टीशन ड्यूरिंग अपील। अपीलेट कोर्ट अब क्या कर सकता है, ऑर्डर दे देगा कलेक्टर साहब को कि स्टॉप पार्टीशन मत करना अभी जब तक मैं अपील को ना सुन लूं, ठीक है। फिर अपीलेट कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया। फिर अटैचमेंट ऑफ स्टेट। कलेक्टर चाहे तो क्या कर सकते हैं, जिस स्टेट का पार्टीशन होना था उसको अटैच कर लेंगे, ठीक है, या फिर मैनेज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, ड्यूरिंग पार्टीशन प्रोसेस विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अब कलेक्टर क्या है, बोर्ड की अनुमति से पूरी संपत्ति अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, ठीक है। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट लैंड रेवेन्यू पेमेंट, पहले राजस्व भुगतान कौन करेगा। सेकंड में बताया गया है मैनेजमेंट का कॉस्ट 10%, ठीक है, और फिर बचा हुआ जो है शेयर जो है वो अमंग को शेयर जाएगा। तो बेसिकली आज हमने सेक्शन 195 तक कवर कर लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको सारी चीजें समझ आई हैं तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज आपकी बहुत अच्छी बनी है और बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स ने जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है वो इस उनके एक्चुअली रिव्यूज आ रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो आप भी अगर अपनी जो तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो मैं नोट्स जो मैं जिन नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप वो भी उनको भी मंगा सकते हैं, साथ के साथ आप टेस्ट सीरीज को भी मंगा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।